नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में यह क्वेश्चन जो है ना, हर साल पाँच नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस जो 5 क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 यानी 10th क्लास के फिजिक्स जो है वह चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से है ना। इस आज की सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप जब भी अपनी बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने लोग जाते होंगे ना, तो जो हजाम होते हैं वह अपने सामने दर्पण रखे होते हैं तरह तरह के। वह दर्पण जो होता है ना, असल में क्या होते हैं, अवतल दर्पण होता है ना। वह अवतल दर्पण होता है। तो आखिर वह अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते, इसके बारे में जानना है ना। देखिए, लिखा है इसमें कि क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजाम इसलिए करते हैं ना, ताकि वह अगर निकट वस्तु को रखा जाएगा ना, वस्तु को निकट रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा बड़ा होगा, है ना, आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा, और वह मतलब बहुत ही साफ दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, जिससे जो हजाम होते हैं उनको दाढ़ी बनाने में बहुत ही मतलब आसानी से दिख जाता है। यदि इस दर्पण को हटाकर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए ना, तो बहुत ही मतलब गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हजाम को स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाई तो देगा ही देगा, है ना, लेकिन छोटा छोटा दिखाई देगा। कहने का मतलब जितना नज़दीक में वस्तु रहेगा उतना नज़दीक में दर्पण में दिखाई नहीं देगा, उससे थोड़ा दूर ही दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो जब छोटा दिखाई देगा तो जो हजाम होते हैं उनको दाढ़ी बनाने में भी दिक्कत होगी, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं ना कि अवतल दर्पण का उपयोग ज़्यादातर करते हैं जितने भी हजाम होते हैं। अब दाढ़ी बनाने में किया जाए या फिर बाल काटने में किया जाए, है ना। आगे कह रहा है प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने, एक गोलीय दर्पण है ना, उसके सामने कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी बता देना है और दर्पण कैसा है उसके बारे में बताना है ना। चलते और एक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में हम लोग ना तो प्लस माइनस का चिन्ह कुछ नहीं लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कि दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु, यानी वस्तु की जो दूरी दिया है ना वो 15 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु की दूरी को हम लोग u के द्वारा डिनोट करते हैं, और u का मान दे चुका है 15 सेंटीमीटर, है ना। देखिएगा 15 सेंटीमीटर। अब कह रहे कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वस्तु का, दर्पण के पीछे बन रहा है कितने सेंटीमीटर पर, 60 सेंटीमीटर पर। यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग v के द्वारा सूचित करते हैं। यह दिया आपका 60 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी हमको f का मान ज्ञात कर रहे हैं, f का मान ज्ञात कर देना है ना। तो आइए देखते हैं। फॉर्मूला होता है u का मान दिया है 15, v का मान 60। फार्मूला होता है आपका 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। f का मान ज्ञात करना है ना। u का मान दिया है क्वेश्चन में 15, v का मान दिया है 60। देखते हैं रख कर हल कर। इसके जगह पर रखते 1/1 क्या u था, तो u का मान 15 सेंटीमीटर रखेंगे। यहाँ से हम लोग 15 प्लस 1/v का मान दिया है 60 और f का मान ज्ञात करना है, तो f ऐसे छोड़ देते हैं। 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 मिलेगा आपको, है ना।
अब 15 से इसमें भाग देंगे 60 में, तब 15 60 में भाग देंगे तो 15 जो 60 4 बार में कटेगा, और 4 से एक बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। प्लस है तो प्लस 60 से 60 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो एक एकम 1, और बराबर में 1/f है तो 1/f। अब देखिएगा 4 1 5 ये हो जाएगा। आप 5 से f में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा करेंगे ऐसे इसमें और इसको इसमें, तो 60 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा, है ना। और 4 1 5 5f हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा 5f बराबर 60। f का मान निकालेंगे तो 5 भाग देगा, यानी f बराबर निकल जाएगा 60/5, और भाग देने के बाद कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि फोकस दूरी जो हमारा होगा ना वो भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। अब दर्पण कैसा है भाई, दर्पण अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण है, तो अब देखिएगा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना प्लस होती है, पॉजिटिव होती है ना। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो तो माइनस में होती है। तो अब इसमें देख सकते हैं कि एफ का जो मान है ये तो यहाँ किसी का भी मतलब एफ का मान देखिए, एफ का जो मान निकला है वह निकला है आपका 15 सेंटीमीटर। तो अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण होता है तो इसके पहले प्लस का सिंबल होता है, और नहीं अवतल दर्पण होता तो इसके पहले फोकस दूरी जो निकला है ये 15 सेंटीमीटर, इसके पहले किसका चिन्ह होता है तो प्लस का माइनस का होता, अवतल होता तो, और उत्तल होता तो प्लस का होता है ना। तो इसके सामने इसके पीछे इस 15 सेंटीमीटर के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इसलिए जो दर्पण होगा ना कौन सा दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उत्तल दर्पण का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में क्यों किया जाता है। यदि आप गाड़ी चलाते होंगे, कोई भी गाड़ी, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, स्कूटर हो या फिर मोटरसाइकिल हो या स्कॉर्पियो कोई भी हो, उसके साइड में ना एक दर्पण छोटा सा लगा होता है, और वह दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। आखिर उसको साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आइए देखते हैं इसमें कह रहा है क्योंकि यह दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी सीधा बनता है। अब आगे देखते हैं। और इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है उत्तल दर्पण का वह बड़ा होता है ना। आगे देखते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण की जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, दृष्टि क्षेत्र मतलब ये बहुत दूर तक देख सकता है ना। इसलिए ना उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा वाहनों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को लिखें। चिन्ह परिपाटी हम लोग जो प्रतिबिंब की बनावट के लिए जो किरण लेते हैं ना उसमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होती है, प्लस माइनस या और भी कुछ तरह की सिंबल्स की आवश्यकता होती है। इसके बारे में जानना है ना। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति को पता लगाने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रतिबिंब को किस साइड रखा जाएगा तो उसका नहीं, वस्तु को किस साइड रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब किस साइड बनेगा, इसके बारे में बताना है। जो परिपाटी बताता है ना उसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसकी विशेषता को भी बताना है। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर विशेषता दिया है इसमें कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है ना। कहने का मतलब है देखिएगा, हम लोग 9th या 10th क्लास में, अगर 9th क्लास में पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, 10th क्लास में भी पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। इस तरह से इसको अपन एक्स अक्ष वाई बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। नहीं गलत हो रहा है। देखिए ऐसे होता है, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है और इसको वाई अक्ष बोला जाता है। अब देखिए इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटा गया है यहाँ पर, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का जो मान होता है, निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो हमेशा 0 0 होता है ना। अब देखिएगा तो इसमें 1 नंबर का कि सभी दूरियाँ गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब हम लोग ये जो एक तरह से ये गोलीय दर्पण ही है ना। फिजिक्स की दृष्टि से जो चैप्टर पढ़ाई बता रहे हैं जिस चैप्टर के बारे में, वह एक तरह से क्या है गोलीय दर्पण, लेकिन मैथ की दृष्टि से यह क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है।
तो कह रहे कि सभी दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाते हैं। इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये जो बिंदु है ना, इसका नाम देते ओ, यह ध्रुव है और यहीं से सबकी दूरी मापी जाती है, चाहे वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मापी जाए, है ना। 2 नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए ये जो बाईं साइड है इसका नाम ये दे देते हैं एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ भी जेड, है ना। देखिए तो ये एल ओ जो है ना, एल ओ ये बाईं साइड में है, तो इधर का जो मान होगा ना ये सब माइनस में होगा, ये जितना भी इस पर खींचेंगे ना सब माइनस में होगा, है ना। 3rd नंबर पॉइंट कर रहा है कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर, इसी में देखिए और कह रहा है कि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी, बाईं ओर की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये माइनस में सब होता है ना। आगे कर, और दाईं ओर और इस साइड, ये दायां है ना, इस साइड जो होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा और मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगा। अब आइए देखते हैं 3rd नंबर पॉइंट को। 3rd नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, ये देखिए मूल बिंदु है, इसके ऊपर की दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से जो ये ऊपर की दूरी है ये वाले, ये सब धनात्मक होते हैं, है ना। अब नीचे आगे देखिए, और नीचे की ओर ये वाला जो नीचे है ना, मूल बिंदु से नीचे, ये सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये वाला माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। अब देखिए आगे 4 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, टाइपिंग मिस्टेक है, 3 नहीं 4 हो गया ना। अब कह रहे कि मूल बिंदु से दाईं की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। दाईं उसी में तो लिखा गया है ना, देखिए मूल बिंदु है, ये दायां जो है ये वाला, ये सब किस में होता है, प्लस में होता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन 5 कह रहे कि किरणपुंज क्या है और उनके प्रकार का वर्णन करें। किरणपुंज, किरण मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश की किरण, और पुंज का मतलब होता है ग्रुप, समूह, है ना। तो अब कहने का मतलब कि जब हम लोग ऐसे देखिए इसमें लिखा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब कि अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है तो ये जो पुंज बन रहा है समूह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरणपुंज बोलेंगे, है ना। अब कुछ आगे और इसमें कि किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ किरणपुंज समांतर किरणपुंज होते हैं और कुछ अभिसारी होते हैं, कुछ अपसारी होते हैं। तो आइए तीनों के बारे में जानते हैं। पहला दे रखा है अपसारी किरणपुंज। अपसारी नाम सही क्लियर है, अब पसारी मतलब कि अब फैला देगा, है ना। अपसारी किरणपुंज का मतलब अब फैला देगा। जैसे ये देखते हैं, कह रहे कि इस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। अब देखिए जैसे ये जो सूर्य है, ऐसे सूर्य जो है ऐसे, तो यह एक बिंदु हो गया सूर्य, ये जो है ना सूर्य एक बिंदु हो गया। अब यहीं से ना निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं ऐसे। तो ये जो हमारा होगा कौन सा किरणपुंज होगा भाई, बता सकते हैं आप लोग देखकर, अपसारी किरणपुंज होगा। और एग्जाम्पल में दिया है सूर्य की किरणें, है ना, जलता हुआ बल्ब। जब बिजली का बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ना, तो जैसे बल्ब जलता है ना, तो वह एक बिंदु से निकल कर क्या होता है, हमारे कमरे में या जहाँ भी लाइट लगा होता है वहाँ क्या होता है, फैल जाता है ऐसे। तो अपसारी किरणपुंज का जो उदाहरण होगा वह होगा सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य की किरणें, और जलता हुआ बल्ब जो होता है उसकी किरणें, है ना। 2 नंबर दिया है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणों के समूह को सभी एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो कहने का मतलब कि वैसे किरणपुंज जो जितने भी उसमें किरणपुंज होगा ना, सब एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब ना हो कि जितने भी उसमें किरणें होगी सबकी बीच की दूरी इक्वल होगी, तब वो क्या होगी, समांतर होगी। तो इस तरह की जो किरणपुंज होगी वो हमारी क्या होगी, समांतर किरणपुंज। आइए देखते हैं अगला, और ये लास्ट है 3rd पॉइंट का, है ना, अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज का मतलब कि एक बिंदु पर आकर क्या होना, मिल जाना। जैसे देखिए कहने का मतलब कि सपोज कीजिए ऐसे इधर से प्रकाश जा रही है ऐसे, भाई किरणपुंज है तो इसमें एक तो नहीं होगी, है ना, अनेक होगी। ऐसे सपोज कीजिए ऐसे आ रही है और देख पा रहे कि एक बिंदु पर ये मिल जा रही है। तो इस तरह के जो किरणपुंज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी ऐसे। और एक बिंदु पर मिलेगी तो अभिसारी होगा, और एक बिंदु से फैल जाएगी तो अपसारी, और एक दूसरे के समांतर रहेगी तो क्या होगी, समांतर किरणपुंज। बस इतना ही।